आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी फ़िज़िक्स की क्लास और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएससी की सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स, जिसका हमारा फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है। और आज हम उसकी सबसे लास्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं। वन सेकेंड। आज हम इसकी सबसे लास्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं और लास्ट यूनिट का नेम क्या है? क्वांटम सांख्यिकी या क्वांटम स्टैटिक्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स के इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ। आप बस ध्यान से देखते हुए जाइएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। अब हम लास्ट से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जो लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं ना, लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं ना, वो थोड़ी लंबी नहीं है, ईजी हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। जबकि जो पहले की 2 यूनिट्स हैं उनके अंदर एक यूनिट के अंदर तो 3 चैप्टर हैं और जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर हमारे पास है 2 चैप्टर। जबकि जो लास्ट की 2 यूनिट हैं उनके अंदर केवल एक एक चैप्टर ही है और हम लास्ट की जो 4th यूनिट है आज उसको पढ़ने वाले हैं। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुषी क्लासेस में। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटम सांख्यिकी कब आई? क्वांटम सांख्यिकी तब आई थी जब जो चिरसम्मत सांख्यिकी है, या बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल स्टैटिक्स है, वो जब असफल रही या फेलियर रही, तब हमारे पास में आई थी क्वांटम सांख्यिकी। तो ये मैंने जो JPH बुक है उसका ये फर्स्ट इसका पेज है, वो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या कहा हुआ है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी अर्थात चिरसम्मत सांख्यिकी गैस के विभिन्न गुणों जैसे ताप, दाब, ऊर्जा आदि की व्याख्या करने में सफल रही। मतलब जो गैस के सामान्य गुण होते हैं ना, ताप, दाब, ऊर्जा, इनको तो ये व्याख्या करने में सफल रही। इसकी कमियां क्या हैं उसको हम आगे समझेंगे कि इसमें क्या कमियां रही थी, तब क्वांटम सांख्यिकी आई थी। तो व्याख्या करने में सफल रही, लेकिन बहुत सी प्रायोगिक परिघटनाएं जैसे कृष्णिका विकिरण का वितरण समझाने में असफल रही। हम देखेंगे कि जो कृष्णिका वितरण वक्र होता है, कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र होता है, उसको ये जो चिरसम्मत सांख्यिकी है वो समझाने में असफल रही थी। कैसे असफल रही थी वो भी हम आगे समझेंगे। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। उसके अलावा ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई। निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा आदि को समझाने में असफल रही। चिरसम्मत सांख्यिकी की इस असफलता ने नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे क्वांटम सांख्यिकी का नाम दिया गया। क्वांटम सांख्यिकी मूलतः कणों की अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी है। हम आगे देखेंगे जो क्वांटम सांख्यिकी है वो किस पर आधारित सांख्यिकी है? अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी है। अर्थात दोनों सांख्यिकी में मूलभूत अंतर यही है कि चिरसम्मत सांख्यिकी में अणुओं को विभेद माना गया है, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कणों को अविभेद माना गया है। अविभेदता के साथ साथ कणों का चक्रण भी मुख्य गुण है। मैं थोड़ा सा आपको विभेद और अविभेद समझा देती हूँ। विभेद क्या होता है? चिरसम्मत सांख्यिकी वो ये कहती है कि जो कण होते हैं वो सर्वसम होते हैं, अर्थात समान होते हैं। लेकिन सर्वसम होने पर भी, कणों के सर्वसम होने पर भी कणों की अपनी अलग पहचान होती है। क्यों अपनी अलग पहचान होती है? क्योंकि प्रत्येक कण का अपना एक प्रपथ होता है जो कि उसकी पहचान को व्यक्त करता है या उसके अस्तित्व को व्यक्त करता है। विभेद कण जिनका हम क्या कर सकते हैं? पृथक्करण कर सकते हैं। और अविभेद वो होते हैं जिनका हम पृथक्करण नहीं कर पाते हैं। अविभेदता हम आगे समझेंगे कि अविभेदता क्या होती है। ठीक है, अविभेदता को भी हम क्लियर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। वन सेकेंड। तो ये विभेद और अविभेद का जो टॉपिक है वो हमारे पास में आगे है कि विभेद क्या होते हैं और अविभेद क्या होते हैं। क्वांटम सांख्यिकी जो है वो अविभेदता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि जो चिरसम्मत सांख्यिकी है वो विभेदता के सिद्धांत पर आधारित है। विभेद कण हम आगे देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। विभेद कण की डेफिनेशन ये आती है कि यदि 2 कणों के तरंग फलन इस तरीके से हम शो करेंगे। जो तरंग फलन होते हैं ना, ये ग्राफ बनती है ई लैम्डा और लैम्डा मतलब विकिरण की उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ बनती है। तो अगर 2 कणों के तरंग फलन कहीं भी अतिव्यापित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विभेद कण कहते हैं।
और अविभेद कण कौन से होते हैं? अविभेद कण वे होते हैं जिनको गुणों के आधार पर क्या माना जाता है? समान माना जाता है, लेकिन इनको पृथक नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं। क्वांटम सांख्यिकी हम दो भाग पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास आएगी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और दूसरी हमारे पास में आएगी फर्मी-डिराक सांख्यिकी। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, आपको और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद में इस मतलब यूनिट का अगला टॉपिक है कृष्णिका विकिरण तथा चिरसमझ सांख्यिकी असफलता। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि क्वांटम सांख्यिकी क्यों आई, क्योंकि चिरसमझ सांख्यिकी असफल रही। तो जो क्लासिकल स्टैटिक्स है उसके फेलियर को हम अच्छे से समझने वाले हैं, और जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के बारे में समझेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, और उसका ये जो कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसको समझेंगे, और उससे हमें क्या क्या चीज़ें निष्कर्ष में मिल रही हैं वो सब चीज़ें भी हम जानेंगे। ठीक है, अब हम इसको तो रफ करते हैं, आगे हम देखते हैं। कृष्णिका से अभिप्राय उस पिंड या वस्तु से है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित करती है, अर्थात जिसकी अवशोषण क्षमता समस्त तरंगदैर्ध्य के लिए एकांक होती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। मतलब जो उसकी कृष्णिका वो होती है जो अपने पृष्ठ पर जितनी भी तरंगें आपतित होती है ना, उन सबको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और इसकी जो अवशोषण क्षमता है ना, वो समस्त तरंगदैर्ध्य पर एकांक होती है, समान रहती है, और इसको हम क्या कहते हैं? आदर्श कृष्णिका कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आदर्श कृष्णिका, आदर्श बोल दिया, आइडियल कभी होता ही नहीं है। वास्तविकता में प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से कृष्णिका की भांति कार्य नहीं करती है। मतलब वो उस पर जितनी भी किरणें आपतित होंगी विकिरणें, वो उन सबको क्या नहीं कर लेती है? आपतित नहीं करती है। वास्तविकता में होता है। जबकि आदर्श की बात करें तो आदर्श में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता कि जितनी भी आपतित विकिरण उन सबको क्या कर ले? अवशोषित कर ले। अब सर्वप्रथम फेरी जो थे उन्होंने कृष्णिका का सैद्धांतिक प्रतिरूप दिया था, जो अपने ऊपर आपतित लगभग सभी विकिरणों को अवशोषित करती है तथा एक निश्चित ताप पर अवशोषित सभी विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। इन उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। 1 सेकेंड। मतलब सर्वप्रथम फेरी ने कृष्णिका का सैद्धांतिक प्रतिरूप दिया। अब कृष्णिका के बारे में फेरी ने ये बताया कि जो कृष्णिका एक ऐसा पदार्थ होती है जो क्या करती है? एक निश्चित ताप पर सभी विकिरणों को अवशोषित करती है, तो वो क्या करती है? उत्सर्जन भी करती है। मतलब जितनी उसने विकिरणें अवशोषित की उतनी विकिरणों का उत्सर्जन भी करेगी। वो हमारे पास में क्या हो जाती हैं? कृष्णिका हो जाती है। और ये जो उत्सर्जित विकिरण है इनको हम क्या कहते हैं? विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। मतलब ये हो गया कि कृष्णिका वो होती है जो क्या करे? एक निश्चित ताप पर, और हम आगे एक डेफिनेशन देखेंगे उसमें कहेंगे निम्न ताप पर तो वो सभी तरंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित करती है, और उच्च ताप पर वो सभी तरंगों को 1 सेकेंड, सो सॉरी। और वो उच्च ताप पर क्या करती है? उच्च ताप पर सभी तरंगों को उत्सर्जित कर देती है। और इन उत्सर्जित किरणों को क्या कहते हैं? हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे। और ये हमारे पास में जो ग्राफ बना हुआ है किसके बीच में है? विकिरण की जो उत्सर्जन क्षमता होती है ई लैम्बडा और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा के मध्य बना हुआ है। इस ग्राफ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, उससे पहले हम आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, देख लीजिए, कृष्णिका क्या होता है? वह पदार्थ जो उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे और निम्न ताप पर सभी तरंगों का अवशोषण करे, कृष्णिका कहलाती है। और ये कृष्णिका का डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये निम्न ताप पर तो सभी तरंगों को अवशोषित करी, और उस ताप पर सभी तरंगों को, जितनी तरंगें वो अवशोषित करी उतनी तरंगों को क्या कर देगी? उत्सर्जित कर देगी। और इन उत्सर्जित किरणों को हमने क्या कहा है? कृष्णिका विकिरण कहा है। कृष्णिका विकिरण कहा है। तो कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं? इन उत्सर्जित किरणों को कहते हैं। ये समझ में आ चुका होगा। और आई होप कृष्णिका किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र। तो अब हम आगे कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही डायग्राम बना हुआ था ना, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए, कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है वो एक प्रायोगिक वक्र है। मतलब प्रयोग के द्वारा इसे बनाया गया है। और ये वक्र किसके मध्य है? मैंने जैसा कि आपको बताया, विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा और तरंगदैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र है। यहाँ पे जो ई है वो ऊर्जा को निरूपित कर रहे हैं, और जो यहाँ लैम्बडा है वो
तरंग दैर्ध्य को निरूपित कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर्स लिए हैं T1 T2 T3 T4 T5, ये क्या है हमारे पास में ताप है। अब इस वक्र को समझते हैं हम, ठीक है। अब इस वक्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये वक्र किस किस के मध्य बना है? पहली बात तो लैम्बडा और ई लैम्बडा, मतलब ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के मध्य बना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है T1 5000 केल्विन, उससे छोटा T2 4000 केल्विन, उससे छोटा T3 3000 केल्विन। ये हमने थोड़ा माना है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर है T1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, एनर्जी तो हो रही है डिक्रीज़, और जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़। तो आपको यहाँ पे संबंध दिख रहा है कि एनर्जी के डिक्रीज़ होने के साथ में तरंग दैर्ध्य इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई कि जो तरंग दैर्ध्य है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ताप बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऊर्जा का शिखर मान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? वो ऊर्जा डिक्रीज़ कहाँ हो रही है? जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, टेम्परेचर की इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ऊर्जा डिक्रीज़ होती है और लैम्बडा इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम अपोजिट जाएं, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है? मतलब जो ऊर्जा का शिखर मान है या ऊर्जा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। एक प्रॉपर्टी हमने इस ग्राफ को पढ़ करके ये समझी। दूसरी प्रॉपर्टी इस ग्राफ को पढ़ करके हम क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये देखिए, केवल एक ही पर्टिकुलर ग्राफ लीजिए, ये एक निश्चित ताप के लिए बना हुआ है, नहीं बना हुआ? तो इस नियत ताप के लिए बने इस ग्राफ में आप जब देखिए तरंग दैर्ध्य को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ ग्राफ पे तरंग दैर्ध्य इंक्रीज़ हो रही है। तरंग दैर्ध्य इंक्रीज़ करने पर ऊर्जा भी इंक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब एनर्जी क्या हो रही है, एक टाइम ऐसा आता है जब एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और फिर हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाते हैं तो ऊर्जा क्या हो जाती है? डिक्रीज़। तो क्या क्रम चलता है? एक नियत ताप पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्रम चलता है कि पहले तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, और फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर ऊर्जा का मान घटता है। बस ये सिंपल सी चीज़ हमें ये समझा रही है। अब इसी कृष्णिका वक्र में हम वीन का विस्थापन नियम समझेंगे, और भी 2-3 निष्कर्ष और मिलेंगे हमें, उसे समझेंगे। कुछ निष्कर्ष इस ग्राफ से हम अच्छे से समझ पाए हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या निष्कर्ष मिली। अभी तो मैंने समझाया था आपको, वक्र से समझाने की कोशिश की। कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। तो आप इसको देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, ये देख पा रहे हैं आप। कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। 1 सेकेंड। तो ये चीज़ मैंने समझाई थी कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा का जो शिखर मान है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई होप ये निष्कर्ष आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है? कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, और उसके पश्चात तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर ऊर्जा का मान घटता है। यही चीज़ अभी हम पिछले वाले में समझ के आए हैं। आगे चलते हैं। वीन का विस्थापन नियम समझने की कोशिश करेंगे। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार क्या कहा गया है? वीन के विस्थापन नियम के अनुसार कहा गया है जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होती जाती है। इस चीज़ को भी समझ लेते हैं ग्राफ से। यहाँ चलिए, क्या कहा गया? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है अधिकतम ऊर्जा कहाँ है? देखिए, ये जो E5 E4 E3 E2 E1, ये क्या इनकी किसी मतलब मैक्सिमम एनर्जीज़ ही है ना, ये अधिकतम ऊर्जा ही है ये सारी। ये जो देखो शिखर मान है वो इनकी अधिकतम ऊर्जा है। तो ये जो अधिकतम ऊर्जा है, इन अधिकतम ऊर्जा से संबंधित जो तरंगदैर्ध्य हैं, ये देख रहे हैं अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्ध्य। तो आप देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये जो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्ध्य हैं, ये λ1 λ2 λ3 λ4 और λ5, वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रही है, नहीं हो रही? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होने का मतलब है ये कम होती जा रही हैं।
देखिए T5 पे लेमड़ा 5 था, T4 पे लेमड़ा 4 था, T3 पे लेमड़ा 3 था, T2 पे लेमड़ा 2 और T1 पे लेमड़ा 1। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। बस यही कह रहा है हमारा वीन का विस्थापन नियम। सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ग्राफ में छुपी हुई हैं, बस हमें ग्राफ समझ गए ना, हमें इनके निष्कर्ष लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना लर्निंग किए समझने के आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। फिज़िक्स तो ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपने समझ लिया ना तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा अगला निष्कर्ष वीन का विस्थापन नियम आया आपको समझ में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्बडा एम है इसका मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है? वीन का विस्थापन नियम कहता है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मान ली हमने कितनी है, लैम्बडा एम है, वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और जैसे हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। और नियतांक मान लिया क्या है, बी। बी को क्या कहते हैं हम, वी नियतांक। क्या कहते हैं, वी नियतांक। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी लैम्बडा एम। ये होगा नहीं होगा, और यही हमारे पास में आ गया वीन का विस्थापन नियम। और ये वीन का विस्थापन नियम जो समझा है वो मैंने आपको ग्राफ से क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। ये वीन का विस्थापन नियम आ चुका है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कृष्णिका वक्र में अधिकतम ऊर्जा ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। मान लिया अधिकतम ऊर्जा EM है, जैसे हमने न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्बडा एम लिया वैसे अधिकतम ऊर्जा EM ले लिया। तो अधिकतम ऊर्जा EM जो है वो किसके समानुपाती होती है, ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। ये हमारा अगला निष्कर्ष है, ये हमारा अगला निष्कर्ष है। और इस निष्कर्ष के बाद हम देखते हैं अगला निष्कर्ष क्या है हमारा। कृष्णिका वक्र में जो कुल ऊर्जा E है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जो टोटल एनर्जी E है वो ताप के चतुर्थ घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक होता है सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है स्टीफन का बोल्ट्जमान नियतांक है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहते हैं। अब इसी चीज़ को हमने जो समझा, ये निष्कर्ष और ये जो कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र समझा, ये हमारे पास बुक में दिया हुआ है, उसको भी हम एक बार देख लेते ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देख लीजिए आप, वही निष्कर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। ये वीन का विस्थापन नियम हमारे पास में है। ठीक है, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ उतना आप कवर कर लेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि पासिंग मार्क्स अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। 1 सेकेंड आप रुकिए, 1 मिनट। मैंने तो ठीक है, तो देखिए फिज़िक्स के अंदर क्या होता है, फिज़िक्स के 3 पेपर होंगे। BSc सेकेंड ईयर का बता रही हूँ, 3 पेपर होंगे। थर्मोडायनेमिक्स का होगा, एक मैथमेटिकल होगा और तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक का होगा। और प्रत्येक पेपर के अंदर ये 33 मार्क्स का होता है, ये 33 का होता है, ये 34 का होता है। ओके, और इसके अंदर पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे, स्टार्टिंग में होंगे। और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए जो यूनिट फर्स्ट है उससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो जो एक क्वेश्चन होता है उसके भी 2 भाग होंगे, एक तो होगा A और दूसरा होगा B भाग है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ होगा। आपको A भाग करना कंपल्सरी है, लेकिन जो B भाग है इसमें ऑप्शन होता है, और यहाँ पे आपके पास में इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फ़िज़िक्स का आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न आपने फर्स्ट ईयर में भी दिया होगा, थोड़ा टिपिकल रहता है। उसके अलावा फ़िज़िक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सारथी का यूज़ करें, मतलब टॉपिक को समझ लें पहले नोट से, बुक से, और फिर न्यूमेरिकल सारथी से देख लें। आप बहुत अच्छे से मार्क्स कवर कर लेंगे। और पासिंग होने के लिए आपको 2.5 से लेकर 3 यूनिट अगर आप कवर कर लेते हैं तो पासिंग आप आराम से हो जाएंगी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आई होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर आपको मेरी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने कहाँ पढ़ाने में प्रॉब्लम रही या मैंने कुछ गलत बताया हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप क्लियर कीजिएगा। क्योंकि
सब सीखते हैं, सब विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाला जो टीचर है आपको वो स्वयं विद्यार्थी नहीं है, वो स्वयं भी विद्यार्थी है, उसको भी सीखना ही है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आपके इस चैप्टर के या इस यूनिट के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आयुषी क्लासेस। थैंक यू सो मच।